तो चलो स्टूडेंट, अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। और मेरा जो नया टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन का, वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वैसा ही टॉपिक है जैसे हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी में किया था। ओके, हम लोगों ने देखा था कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी बॉडी की, वो डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे या ऑब्जर्वर पे, है ना। तो ये मैंने वहाँ पे भी चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो ऑब्जर्वर है वो ही एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसी जगह जहाँ पे बैठ के तुम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, तो हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को अपने रेफरेंस फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं। ओके, और इसको मैंने थोड़ा डिटेल में वहाँ पे भी समझाया था जब रिलेटिव वेलोसिटी की थी। तो अगर आप चाहो तो उस वाले वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेना, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा तुम को रिलेट कर पाओ, क्योंकि ये है उसी टाइप का ही टॉपिक बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि वहाँ पे हमने सिर्फ वेलोसिटी को निकाला था, एक ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अलग अलग ऑब्जर्वर्स के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था, है ना। जब हम ये बोलते हैं कि एक कार चल रही है और उसी कार को एक ऑब्जर्वर है जो बाहर खड़े होकर देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में कार में एक सर्टेन वेलोसिटी होगी, और अगर हम उसी कार के अंदर बैठ के देखते हैं तो कार की वेलोसिटी ज़ीरो होती है, राइट। तो इसका मतलब कि अगर हम इस टॉपिक के हिसाब से बोलें तो उस कार की वेलोसिटी जो बाहर वाला एक रेफरेंस फ्रेम है, जो एक ऑब्जर्वर है, उसके हिसाब से उसके रिलेटिव वेलोसिटी एक अलग आ रही है। और उसी कार की वेलोसिटी अगर हम उस कार के ही रेफरेंस फ्रेम में देखें, मतलब कार के अंदर बैठ के देखें, तो फिर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो आती है ना। अब वहाँ पे तो ये जो सारी कैलकुलेशंस थी ये सिंपली वेलोसिटी तक ही रेस्ट्रिक्टेड थी, लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है कि हमारे को एक्सेलरेशंस निकालने हैं। मान लेते हैं जैसे किसी एक बॉडी का एक्सेलरेशन किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो अब कॉन्सेप्ट तो ये वैसे ही है रिलेटिव एक्सेलरेशन वाला, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक थोड़े से अलग तरीके से लेकर चलेंगे। ओके, हम क्या करेंगे कि जो भी बॉडी है जिसको हम देख रहे हैं, तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस और लगा देंगे इमेजिनरी, और फिर हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। ओके, तो वो भी देखते हैं कि किस तरीके से वो एक्स्ट्रा फोर्स आता है और किस डायरेक्शन में आता है, कितना आता है, ये सब चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा तरीका है रेफरेंस फ्रेम का लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में या इसके आगे, तो वो है रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। ओके, रिलेटिव टू ए सर्टेन ऑब्जर्वर। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक पुली है और उसमें एक तरफ एक स्ट्रिंग पास हो रही है पुली के ऊपर, और एक तरफ एक मास हैंग कर रहा है, और दूसरी साइड से एक मंकी उस स्ट्रिंग के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। ओके, और उसकी जो वेलोसिटी है मंकी की विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग दी हुई है। ओके, अब वेलोसिटी भी दी जा सकती है, एक्सेलरेशन भी दिया जा सकता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रिंग इज दिस मच। ओके, या विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज दिस मच। तो बेसिकली वहाँ पे अगर स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करें, और अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया है तो फिर हम उसको कैसे सॉल्व करें। ओके, तो हमने एक अपना तरीका बनाया हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, जिससे कि हम चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालने का ही तरीका। ओके, जो भी इक्वेशंस बनेंगी वो वैसी होंगी जैसे न्यूटन लॉ से बनती हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, बट कुछ जगहों पे एक आधा फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा। ओके, तो वो हम देखेंगे कि कैसे आता है। ओके, तो अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इतना तो आपको पता है कि जो रेफरेंस फ्रेम है वो कुछ नहीं है, वो एक ऑब्जर्वर है। ओके, और ऑब्जर्वर को ही हम रेफरेंस फ्रेम बोल सकते हैं, या उस जगह को रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं जहाँ से बैठकर या जहाँ पे खड़े होकर तुम चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है ना, वो हमारा एक रेफरेंस फ्रेम होता है। अच्छा, अब हम अगर इसको सिंपलेस्ट वे में देखें तो भाई हमारा जो ऑब्जर्वर है वो ही एक रेफरेंस फ्रेम है। ओके, अब कितने तरीके के ऑब्जर्वर हो सकते हैं, तो ये हमने वहाँ पे भी किया था, और इसी चीज़ को हमें यहाँ पे दोबारा से करना है कि एक ऑब्जर्वर हो सकता है जो कि रेस्ट पे है और खड़े होकर चीज़ों को देख रहा है, और एक ऑब्जर्वर हो सकता है जो कि मोशन में है, ठीक है ना, और मूविंग ऑब्जर्वर। ओके, या मूविंग रेफरेंस फ्रेम।
जो मूविंग है उसमें भी दो आते हैं कि क्या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या वो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो बेसिकली अब तीन हो गए, एक ऑब्जर्वर या एक रेफरेंस फ्रेम जो स्टेशनरी है, दूसरा रेफरेंस फ्रेम जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, और तीसरा जो है वो मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से ब्रॉडली देखें तो तीन टाइप के रेफरेंस फ्रेम हो गए हमारे पास, राइट। अच्छा, अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो स्टेशनरी है और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ये एक टाइप के हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इन दोनों केसेस में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो दोनों केसेस में उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक दूसरा वाला जो था वो था जिसमें कि एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बेसिकली अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हो गया नॉन एक्सेलरेटिंग जिसमें कि एक्सेलरेशन जीरो है। ओके, तो एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, उसमें दो टाइप के ऑब्जर्वर आ जाएंगे, एक तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर और एक मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और दूसरा है जो एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर है। ओके, तो अब दो टाइप के हो गए। तो इन जो दो टाइप के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, इनको हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो दो टाइप के हैं। जो पहला है वो है इनर्शियल फ्रेम, ओके ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो दूसरा है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो दो टाइप के फ्रेम हैं। ओके, एक हो गया इनर्शियल, दूसरा हो गया नॉन इनर्शियल। इनर्शियल कौन सा है? इनर्शियल वो है जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। ओके, अब एक्सेलरेशन जीरो होने के फिर दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग कि जो फ्रेम है वो रेस्ट पे है ना, सो स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी, या फिर मूविंग यूनिफॉर्मली, मूविंग यूनिफॉर्मली, और दूसरा है वेयर एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो ये हमारा हो गया जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स, एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स। अब एक्सेलरेटिंग फ्रेम्स में फिर दो टाइप के हो सकते हैं कि क्या ये एक्सेलरेशन से चल रहा है तो एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, या ये सर्कुलर मोशन में, क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी एक एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में फिर दो टाइप के हो जाएंगे। पहला मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ सम एक्सेलरेशन, या फिर दूसरा मूविंग ऑन कर्व्ड पाथ्स, मूविंग ऑन कर्व्ड पाथ्स। ओके, जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, ये उसका एक एग्जांपल हो गया। तो क्योंकि जब भी कर्व्ड पाथ में होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन आएगा, तो फिर वो एक्सेलरेटिंग फ्रेम हो गया, ठीक है ना। तो इसका एक एग्जांपल सर्कुलर मोशन वाले, ऐसा ऑब्जर्वर जो सर्कुलर मोशन में है और फिर दूसरी चीजों को देख रहा है। ओके, तो वो कैसा कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, अगर कोई खड़े होकर चीजों को देख रहा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इनर्शियल फ्रेम। ओके, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि अर्थ को हम क्या माने, इनर्शियल माने कि नॉन इनर्शियल माने, तो अर्थ तो रोटेट कर रही है ना। तो हम लोग जब अर्थ पे खड़े होते हैं तो हम लोग साथ में चल रहे हैं अर्थ के, एंड वी आर इन दी सर्कुलर मोशन। ओके, तो इसका मतलब कि वी आर मूविंग ऑन ए कर्व्ड पाथ। तो अगर कर्व्ड पाथ है, सर्कुलर मोशन है, तो फिर हम कौन से फ्रेम हो गए? जो अर्थ है कैसी फ्रेम हो गई? हो गई नॉन इनर्शियल फ्रेम। ओके, अच्छा, किस कारण से नॉन इनर्शियल? रोटेशन के कारण या रेवोल्यूशन के कारण जो सन के चारों तरफ है? तो दोनों कारण से। ओके, अगर हम सिंपली रोटेशन देखते हैं तो रोटेशन के कारण भी ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, क्योंकि अगर हम अर्थ पे किसी एक जगह पे खड़े हुए हैं तो हम अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, तो वी आर नॉट स्टेशनरी एक्चुअली, बट वी आर रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स एक्सिस, है ना, अबाउट ए सर्टेन एक्सिस। तो फिक्स तो नहीं कह सकते, सर्टेन एक्सिस, ठीक। तो उस केस में हम लोग कैसे फ्रेम हो गए? नॉन इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी घूम रही है, तो वो भी एक सर्कुलर मोशन है, तो उसके कारण भी नॉन इनर्शियल है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल अर्थ इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी जब हम लोग करेंगे तो तुम्हारे को ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हम लोग अर्थ को स्टेशनरी मानते हैं और हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। तो क्वेश्चंस में जब हम देखते हैं
तो क्वेश्चंस में हम अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मान के सॉल्व करते हैं। तो उसका एक रीज़न भी है कि उसका रीज़न ये है कि जो नॉन इनर्शियल के कारण जो इफेक्ट आता है कैलकुलेशन पे अर्थ के रोटेशन से, वो बहुत कम होता है। तो इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। एंड व्हेन वी नेग्लेक्ट दैट इफेक्ट ऑफ रोटेशन, तो फिर ये एक स्टेशनरी फ्रेम जैसा बिहेव करती है, तो फिर ये बन जाता है एक इनर्शियल फ्रेम। ओके, तो लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए कहीं पे कि अर्थ कैसा फ्रेम है, तो आप नॉन इनर्शियल लिखेंगे उसको। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि इनर्शियल फ्रेम में और नॉन इनर्शियल फ्रेम में कैलकुलेशन में कहाँ पे डिफरेंस आता है। तो देखो, कैलकुलेशन में डिफरेंस ये आता है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू ma, ये यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल है, और F इज इक्वल टू ma, इट इज नॉट एप्लीकेबल। ओके ना, इसका मीनिंग क्या है कि नॉट एप्लीकेबल, तो मतलब इट इज नॉट फॉलोड, इट इज नॉट फॉलोड और इट इज नॉट ओबेड। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई ये एक इक्वेशन है और ये ओबे हो रही है या नहीं हो रही। तो बेसिकली ये एक इक्वेशन है अगर, और ये ओबे हो रही है, तो इसका मीनिंग क्या है समझ लो। देखो, मान लो कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स 0 है, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स को 0 डालता हूँ, तो एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर किसी जगह पे खड़े होके हम देखते हैं किसी और ऑब्जेक्ट को, और वहाँ पे हमारे को ये चीज़ दिख रही है कि भाई एक बॉडी है और उसके ऊपर फोर्स 0 है, और उसमें हमें एक्सेलरेशन भी 0 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि हम एक इनर्शियल फ्रेम में खड़े हैं। ओके ना, हम एक इनर्शियल फ्रेम से उसे देख रहे हैं, राइट। इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज नो एक्सेलरेशन, राइट। इफ देयर इज नो फोर्स देन नो एक्सेलरेशन इज विजिबल, ये कह सकते हो। तो मतलब हमारे को कोई एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये हो गया कि हम एक इनर्शियल फ्रेम में हैं। ओके, अच्छा, अब इसका कुछ उल्टा सोचते हैं कि अगर मान लो कि फोर्स 0 है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक्सेलरेशन दिख रहा है बॉडी का। ओके, मतलब एक्सेलरेशन इज विजिबल विदाउट फोर्स। तो अब अगर तुम किसी ऐसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो जिसमें कि फोर्स तो 0 है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसका एक्सेलरेशन दिख रहा है, मतलब इफ फोर्स इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन तुम्हें दिखे कि एक ऐसी बॉडी तुम देख रहे हो जिसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी तुम्हें उसमें एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो समझ जाना कि तुम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए हो। ओके ना, इसका मतलब कि तुम किसी ऐसी जगह बैठे हो जो कैसी है, जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। इसका मतलब कि तुम एक्सेलरेट कर रहे हो। ओके, तो जब हम एक्सेलरेट करते हैं तब ये सिचुएशन बनती है। ओके, अभी इसको समझाता भी हूँ कि ये सिचुएशन कैसे आती है। दैट द फोर्स एक्टिंग इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। ओके, तो ये सिचुएशन कैसे आ सकती है, तो ये आती है और आप लोगों ने भी देखी है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, जैसे मान लो कि तुम एक कार में बैठे हो। ओके, और अब तुम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। अच्छा, कार जो है उसने रेस्ट पे थी, अब उसने चलना शुरू किया। ठीक है, अब एक्सेलरेट कर रही है मान लेते हैं कार, तो अब तुम एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम बन गए हो। ठीक है, अब तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कार चल रही है। तो ये हमारी पहले की जो लेक्चर था रिलेटिव वेलोसिटी का, वहाँ पे भी बताया था कि ऑब्जर्वर को कभी भी अपना मोशन नहीं दिखता। ओके, तो जब हम किसी कार में बैठे हैं और वो एक्सेलरेट कर रही है, तो हमें लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं और बाकी सारी चीज़ें पीछे की तरफ एक्सेलरेट कर रही हैं। ऐसे ही होता है, राइट। तो जब हम किसी एक्सेलरेटिंग कार में बैठ जाते हैं, तो वहाँ से हमें ये नहीं लगता कि हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम रेस्ट पे हैं और बाकी सब चीज़ें पीछे एक्सेलरेट कर रही हैं। अब मान लो तुम्हारी कार आगे जा रही है एंड देयर वाज ए ट्री ऑन द ग्राउंड। अब वो जो ट्री है वो तुम्हें पीछे जाते हुए दिख रहा है, राइट। अब वो ट्री में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन दिखेगा तुम्हें। अगर तुम नीचे सड़क देखोगे, ओके, रोड को देखो, तो तुम्हें नहीं लगेगा कि तुम्हारी कार आगे जा रही है, तुम्हें लगेगा कि रोड पीछे जा रही है। इसका मतलब कि तुम्हें अपना एक्सेलरेशन दूसरी चीज़ों में दिख रहा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, है ना। तो देखो सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो तुम्हें अपना एक्सेलरेशन एक्चुअली दूसरी चीज़ों में दिख रहा है, उल्टी डायरेक्शन में। अब कोई ट्री है जो पीछे जा रहा है, उसमें तुम्हें एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो क्या ट्री पे कोई फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो नहीं लग रहा। द फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्री वाज 0, लेकिन एक्सेलरेशन तो दिख रहा है, एक्सेलरेशन इज नॉट 0। तो अगर तुम्हारे को एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिजिक्स के हिसाब से कि व्हाई दैट एक्सेलरेशन इज विजिबल टू अस फ्रॉम एन एक्सेलरेटिंग कार।
ओके ना, एक कार में बैठ के हमारे को ट्री में पीछे की तरफ एक्सेलरेशन दिख रहा है, तो वो क्यों दिख रहा है, कौन सा फोर्स है उस पर जो लग रहा है, एक्चुअली तो देयर वाज नो फोर्स, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे जब हम खुद एक्सेलरेट करते हैं तो हमें हमेशा लगेगा कि हम रेस्ट पे हैं और हमें दूसरी चीज में उल्टा एक्सेलरेशन दिखेगा। अब उस उल्टे एक्सेलरेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमें ये पता है फिजिक्स के हिसाब से कि एक्सेलरेशन जो है वो किसी फोर्स के कारण ही आता है, राइट। अब वो ट्री पीछे एक्सेलरेट कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए तभी एक्सेलरेशन पॉसिबल है। अब एक्चुअली कितना फोर्स है, देयर इज नो फोर्स, तो फिर हम उसे कैसे एक्सप्लेन करें, तो हम एक इमेजिनरी फोर्स ट्री पे लगा देते हैं, ओके। और फिर हम ये मानते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस इमेजिनरी फोर्स द ट्री इज एक्सेलरेटिंग बैकवर्ड, और वो जो इमेजिनरी फोर्स है, वो जो फिक्टिशियस फोर्स है, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स, ओके ना, सूडो PSEUDO, सूडो फोर्स, ओके, इमेजिनरी फिक्टिशियस, जो इट अपीयर्स टू बी देयर, ओके। और ये हम क्यों लगाते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ट्री। इसका मतलब ये सिंपल है कि जब भी तुम किसी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बैठोगे तो तुम्हें हर दूसरी चीज पे एक उल्टा फोर्स लगाना है, जिधर तुम जा रहे हो तुम्हें अपना एक्सेलरेशन उसमें उल्टा दिख रहा है, सो दैट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सूडो फोर्स। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये जो इक्वेशन थी और जो यहाँ पे इक्वेशन लगनी है, इन दोनों में एक डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या इक्वेशन थी, ये न्यूटन ने दी थी एक्चुअली, ओके। और न्यूटन ने यहाँ पे जो फोर्स लिया था इट वाज द रियल फोर्स, जो रियली फोर्सेस लगते हैं, mg इज अ रियल फोर्स। हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं किसी बॉडी पे, वो रियल फोर्स है, ठीक है ना। तो अभी तक जितने हमने फोर्सेस पढ़े थे वो सब रियल फोर्सेस थे, ठीक। तो उसने जो इक्वेशन दी थी उसने यहाँ पे रियल फोर्सेस लिए थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F रियल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो रियल फोर्सेस हैं, जो एक्चुअल फोर्सेस हैं जो लग रहे हैं, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन ने कहा था सेकंड लॉ में, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक फोर्स और आ जाता है, और वो कौन सा है, सूडो फोर्स। इसका मतलब कि इस इक्वेशन में यहाँ पे रियल फोर्स के साथ एक फोर्स और ऐड कर दो तो वो इक्वेशन यहाँ के लिए बन जाएगी, और वो कौन सा फोर्स है, सूडो फोर्स। तो अगर मैं यहाँ के लिए इक्वेशन लिखना चाहता हूँ तो फिर मैं उसको ऐसे लिखूंगा, दैट F सूडो प्लस F रियल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ओके। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आप देख लो कि डिफरेंट है ना। यहाँ पे जब हम ये एक्सेलरेशन लिखते हैं तो ये एक्सेलरेशन जो होगा, ये एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है, क्या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर लगा रहा है ना ये इक्वेशन। तो ये जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, बॉडी का एक्सेलरेशन होगा जिसको ऑब्जर्वर देख रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वर कैसा था, स्टेशनरी था, ठीक है। ग्राउंड भी तो स्टेशनरी हम लेते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ जो एक्सेलरेशन आएगा वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है। जो उसका एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा, याद करो रिलेटिव वेलोसिटी में हमने किया था कि जो वेलोसिटी रिलेटिव टू ग्राउंड होती है उसको हम एक्चुअल वेलोसिटी मानते हैं। तो यहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम में आएगा, इनर्शियल फ्रेम का मतलब स्टेशनरी फ्रेम या मूविंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो अगर मैं स्टेशनरी मानता हूँ तो ग्राउंड भी स्टेशनरी है, इसका मतलब ग्राउंड को भी हम क्या मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम। तो अब अगर हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो उसका बॉडी का क्या होगा, एक्चुअल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस केस में ये जो एक्सेलरेशन आएगा ये आएगा इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, ओके। मान लो जैसे हम कार के अंदर जा रहे हैं और कार जो एक्सेलरेट कर रही है और हमने देखा कि एक ट्री पीछे आ रहा है, ओके। अब मैंने उस ट्री के ऊपर ये इक्वेशन लगाई तो ये एक्सेलरेशन आएगा ट्री का, किसके रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में, मतलब क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ, ओके ना, एंड आई एम एक्सेलरेटिंग। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्री विद रेस्पेक्ट टू एन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर, दैट इज मी, ओके ना। तो अब ये पॉइंट समझ में आया ना। ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में। अब वो ऑब्जर्वर इनर्शियल है तो फिर ये एक रियल एक्सेलरेशन होगा, एक्चुअल एक्सेलरेशन जिसे हम बोल सकते हैं। और अगर ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है या नॉन इनर्शियल है तो अब जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्चुअल नहीं होगा, ओके, क्योंकि एक्चुअल तो ग्राउंड के फ्रेम में होता है। तो ये तो उस फ्रेम उसके ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में है,
ठीक, जो ऑब्जर्वर इसको देख रहा है। अब पॉइंट ये आता है कि ये सूडो फोर्स कितना होगा, ठीक है ना। तो अब ये सूडो फोर्स कितना होगा ये देख लेते हैं, किस डायरेक्शन में होगा, इसको कैलकुलेशंस में कैसे यूज करेंगे। ओके, क्योंकि देखो यहीं से हम लोग क्वेश्चंस को ट्रीट करते हैं। जैसे किसी बॉडी का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे दिया, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में दे दिया, तो फिर हमारे को क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है, करना तो एक ही तरीके से होता है, बस एक छोटा सा पार्ट हो रह जाता है सूडो फोर्स का, और कुछ नहीं। ओके, तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत अलग सी चीज बन गई, राइट। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे जरूर है कि अगर तुम इस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे तरीके से डेवलप कर लोगे, ओके, इस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम बहुत सारे क्वेश्चंस को दो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये मैंने वहाँ पे भी बताया था रिलेटिव वेलोसिटी में भी कि दो कार हैं आपस में मिल रही हैं। अब एक तरीका तो ये है कि तुम बाहर से खड़े होकर देखो कि दो कार आई और टकरा गई, या फिर एक कार में बैठ जाओ और फिर दूसरे को देखो। तो दो तरीके थे वहाँ पे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि आइदर तुम चीज़ को बाहर से देखो, ओके, कि एक सिस्टम चल रहा है, या फिर तुम सिस्टम पे ही किसी एक बॉडी पे बैठ जाओ और फिर तुम देखो बाकी बॉडीज को। तो दो तरीके हो गए ना फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आंसर एक ही आएगा, ठीक है ना। तो अब इस पे देखते हैं कि कैलकुलेशन में क्या फ़र्क आएगा। लेट अस सी दैट। अच्छा, देखो कि किस तरीके से हमें सूडो फोर्स निकालना चाहिए, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे रखी है, और लेट अस से इसका मास है m, ओके, कोई वैल्यू ले लेते हैं 4 kg, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को कोई एक ऑब्जर्वर देखता है, या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम देख रहे हैं। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे बनाए, तो एक ऑब्जर्वर ही बना देते हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जर्वर है जो एक एक्स वाई जेड एक्सिस का एक फ्रेम है, और ये इसमें खड़ा हुआ है और ये इसको देख रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये चल रहा है फ्रेम, और ये चल रहा है विद सम एक्सेलरेशन a, जिसकी वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब देखो होगा क्या कि इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ओके, इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, उसके हिसाब से सोचो। उसकी ऑब्जर्वेशन इसको क्या लगेगा, तो ही विल फील दैट ही इज एट रेस्ट एक्चुअली, और उसको ये बॉडी उल्टा चलते हुए दिखेगी विथ द सेम एक्सेलरेशन ना। तो अब वो सिचुएशन में यहाँ पे बनाता हूँ कि इस ऑब्जर्वर को क्या लग रहा है, ये तो एक्चुअल सिचुएशन है, और इस ऑब्जर्वर को एक्चुअली ये लग रहा है कि ये एक बॉडी है 4 kg की, और इसको क्या लगेगा कि ये तो खड़ा हुआ है एक ही जगह पे, ठीक है ना। इसको अपना एक्सेलरेशन, इसके अपनी वेलोसिटी सब जीरो दिखेंगे, लेकिन इसको ये बॉडी उल्टी डायरेक्शन में चलते हुए दिखेगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये इसको पता ही है कि इसका मास 4 kg है। अब अगर इसके हिसाब से हम सोचें कि ये तो खड़ा हुआ है और इसको लग रहा है कि ये बॉडी पीछे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, तो ही कैन कैलकुलेट फोर्स। ही नोज द मास इसको पता है, जो एक्सेलरेशन इसे दिख रहा है ये वो ले लेगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन करेगा तो एक फोर्स बन जाएगा। तो इसके हिसाब से इस बॉडी पे एक फोर्स बन रहा है विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4, एक्सेलरेशन है 2, तो कितना आ गया 8 न्यूटन। तो एक्चुअली इस मैन को ऐसा लगेगा कि इस बॉडी के ऊपर इस डायरेक्शन में एक 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यही वो 8 न्यूटन है जिसको हमने बोला था सूडो फोर्स। ओके, एंड ही विल से लाइक दिस कि भी इस 8 न्यूटन के कारण मेरे को ये बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलते हुए दिख रही है। ओके, तो एक्चुअली जब भी तुम्हें सूडो फोर्स निकालना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, आसान तरीका कि अगर मान लो ये ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है और इसके रेस्पेक्ट में हमें इसे देखना है, तो फिर हम क्या करें, इसको रेस्ट पे कर दें, इसका एक्सेलरेशन उल्टा कर दें और मल्टीप्लाई बाय मास कर दें, तो इस पे सूडो फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। और ये एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इट अपीयर्स टू बी देयर। अच्छा, अगर मान लो इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स और होता, ठीक है, लेट अस से एक फोर्स इस पे लग रहा है पहले से, ओके, और वो फोर्स है 12 न्यूटन, राइट, ये फोर्स है 12 न्यूटन। अब ये फोर्स पहले से ही लग रहा है, इसका मतलब कि रियल फोर्स है, ओके, दिस फोर्स इज ऑलरेडी एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओके, तो ये एक रियल फोर्स है। अच्छा, अब इसको ये देखता है, ठीक है, तो अब इसे क्या लगेगा,
अब फिर से हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। करना वो ये, इसको रेस्ट पे कर दो, इसका एक्सेलरेशन इसे दे दो, मल्टीप्लाई बाय मास कर दो, एक सूडो फोर्स आ गया, ठीक। अच्छा, एक ये जो रियल फोर्स है ये तो दिखेगा ही दिखेगा, तो रियल फोर्स तो दिख ही रहा है, एक सूडो फोर्स और आ गया। तो अब इसके हिसाब से इस पे दो फोर्सेस हो गए, एक 12 आगे की तरफ, एक 8 पीछे की तरफ। तो अब ही विल से दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब ये इस बॉडी पे एक इक्वेशन बनाएगा नेट फोर्स की, ओके, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है इससे, तो इसको ये बॉडी आगे की तरफ जाते हुए दिखेगी, ठीक है। अब वो कितना होगा एक्सेलरेशन जो इसे दिखेगा, तो ही विल अप्लाई दी नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज नेट फोर्स, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू मास इज 4 एंड एक्सेलरेशन इज ए। तो अब देखो कि ये 4 ए, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इस मैन को ये बॉडी आगे की तरफ इधर की तरफ जाते हुए दिखेगी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली क्या है, ये इस बॉडी का रिलेटिव एक्सेलरेशन है इस मैन के रिस्पेक्ट में। अगर आप देखो तो वैसे भी आएगा, रिलेटिव वाले कॉन्सेप्ट से भी आएगा। अगर इस पे एक फोर्स लग रहा है 12 और इसका मास है 4, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, 12/4 3। अब ये बॉडी जा रही है 3 से, ये जा रहा है 2 से, तो बताना इसका रिलेटिव इसके रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 3 माइनस 2 1 ही तो आ रहा था हमारा। तो बेसिकली है तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ही निकालने का तरीका, तुम ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस में जब बहुत सारी बॉडीज चल रही होंगी, ओके, कनेक्टेड होंगी आपस में, तो वहाँ पे हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो आसानी से आंसर आएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे को कुछ नहीं करना है, इसमें एक तो रियल फोर्स जो लग रहा है वो देख लो कितना है, ठीक है, और उसके अलावा एक सूडो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो जो भी हमारा ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन उल्टा दे दे और मास को मल्टीप्लाई कर दें, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज फोर्स, तो एक वो फोर्स आ गया। तो इसको एक्चुअली यहाँ पे अब दो फोर्स दिख रहे हैं, एक रियल फोर्स एक सूडो फोर्स, दोनों का नेट 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये इस बॉडी की एक्सेलरेशन होगी इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। है ये रिलेटिव एक्सेलरेशन ही, हम रिलेटिव एक्सेलरेशन ही निकाल रहे हैं एक्चुअली, ओके, बॉडी की इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो कॉन्सेप्ट वही है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन का है, लेकिन एक अलग तरीके से एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस करके निकाल रहे हैं, बस इतना सा फर्क है, और ये हमारे को बहुत काम आएगा, ओके। अभी हम देखेंगे कि ये हमारे को कई क्वेश्चंस में बहुत आसानी से आंसर्स दे देगा, ठीक है। तो अब वो चीज़ें देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पर, राइट, और फिर तुम्हें ये चीज़ और पता चल जाएगी कि सूडो फोर्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ओके। अच्छा, एक पॉइंट और देखते हैं कि क्या हम इस फोर्स को फील कर सकते हैं, कैन वी फील दिस फोर्स, मतलब सूडो है तो क्या हमें फील होगा ये फोर्स। तो इमेजिन करो कि क्या हम इस सूडो फोर्स को फील कर सकते हैं, तो यस कर सकते हैं, ओके। कभी आप किसी बस में अगर खड़े हैं और बस सडनली चलती है, ओके, तो क्या होगा, तो अगर मान लो बस सडनली आगे की तरफ जाती है तो हम एक साथ पीछे की तरफ जाते हैं, है ना, हम पीछे की तरफ जाते हैं। और अगर मान लो चलती हुई बस है और उसने एक साथ ब्रेक लगा दिए तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। तो वाई दिस इज सो। तो अब देखो इसकी दो एक्सप्लेनेशन मिलेंगे तुम्हारे को, ओके, एक इनर्शियल फ्रेम से एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो देखते हैं कि दोनों एक्सप्लेनेशन में क्या फ़र्क है। आंसर एक ही आएगा कि द पर्सन विल फॉल, ओके, अगर ब्रेक लगेंगे तो आगे जाके गिरेगा और अगर सडनली बस चली तो पीछे जाके गिरेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है एक्चुअली, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो चेक करते हैं। देखो जैसे मैंने ये केस बनाया है कि देयर इज अ बस और बस के अंदर एक मैन है, ओके, और ये बस सडनली आगे की तरफ एक्सेलरेट करती है, ठीक है। तो द मैन फॉल्स बैकवर्ड, मैन पीछे की तरफ गिरता है। क्यों गिरता है, अब इसका एक्सप्लेनेशन जो है, अगर हम इनर्शियल फ्रेम से देखें, इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि देयर इज अ मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ओके, स्टेशनरी फ्रेम एंड ही इज अ इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं बाहर खड़े होके, तो हमने देखा कि एक बस सडनली चली और ये मैन जो पीछे की तरफ गिर गया। तो अब ये क्यों गिरा, तो उसका हम इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि जब ये बस चलती है, सो दी फीट आर इन कॉन्टैक्ट विद द बस, है ना, इसके जो पैर हैं वो बस के कॉन्टैक्ट में हैं। तो जब बस आगे की तरफ चलेगी
तो इस मैन पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इसके पैरों के और बस के बीच में होगा, है ना। किस डायरेक्शन में लगेगा? तो बेसिकली जब बस आगे की तरफ चल रही है, ओके, तो बस के रेस्पेक्ट में जो ये मैन होगा ये कहाँ जाने की कोशिश करेगा? पीछे की तरफ, राइट। तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। तो ये फ्रिक्शन है जो मैन के ऊपर लग रहा है, ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फ्रिक्शन अब क्या कर रहा है? ये फ्रिक्शन इसके पैरों को रोक देता है, ठीक। अच्छा, ऊपर की जो बॉडी है, जो ऊपर की बॉडी है, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट इट ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट, ओके। जब बस सडनली चली तो ऊपर की जो बॉडी है वो बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऊपर की बॉडी जो है वो रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, और जो पैर होते हैं वो इस फ्रिक्शन फोर्स के इस कारण इस बस के साथ आगे चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि ऊपर की बॉडी तो वहीं रह गई और जो पैर हैं नीचे वाला पार्ट वो आगे चला गया। तो इससे क्या होगा? द मैन विल फॉल बैकवर्ड, ठीक है ना, द मैन विल फॉल बैकवर्ड। तो इसलिए पीछे की तरफ गिर रहा है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है इनर्शियल फ्रेम की, जो बाहर से देख रहा है, ओके। उसे सिर्फ क्या दिखेगा? इनर्शियल फ्रेम में क्या दिखता है? सिर्फ रियल फोर्सेस, बिकॉज एफ रियल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें रियल फोर्सेस कौन कौन से हैं? एक तो mg, ये रियल फोर्स है। जो फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो भी एक रियल फोर्स है, और एक फ्रिक्शन आएगा ये भी एक रियल फोर्स है, ठीक है ना। फ्रिक्शन आगे की तरफ होगा, ये बात तो सही है ना, क्योंकि अगर फ्रिक्शन आगे नहीं होता, मान लो फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो फिर ये मैन आगे नहीं जाता बस के साथ, ठीक है ना। ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, नीचे वाली बॉडी अगर चल रही है, ये फ्लोर चल रहा है, तो ये मैन क्यों चल रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, है ना। तो कोई ना कोई तो फोर्स आगे की तरफ लेते हैं, तो कौन सा होता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो एक्चुअली ये फ्रिक्शन है जो कि इस मैन को चला रहा है आगे बस के साथ साथ, ठीक है। तो अब इसको ये रियल फोर्सेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये गिरा क्यों? तो सिर्फ गिरा इसीलिए कि ऊपर वाली जो बॉडी थी बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट पे रहने की कोशिश करती है, और जो पैर हैं वो फ्रिक्शन के कारण आगे चले जाते हैं। तो नीचे वाला जो पोर्शन है, नीचे वाली बॉडी आगे चली गई और ऊपर वाली बॉडी पीछे रह गई, तो ही फॉल्स बैकवर्ड, ठीक है। ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। और क्योंकि इसने सिर्फ रियल फोर्सेस देखे थे, इसका मतलब कि ये इनर्शियल फ्रेम का ये एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अब नॉन इनर्शियल का देखते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम कैसे लाएं? तो नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ऐसा होता है, अब इसको देखो कैसे हम बोलते हैं, ओके। अब इसको सबसे आसान तरीका ये है कि एक मैन बस के अंदर ही है, एंड नाउ ही इज द ऑब्जर्वर। अब ओके ना, देयर इज अ मैन इनसाइड द बस, ठीक, ये तो है ही। इसके साथ में एक ऑब्जर्वर है जो बस के अंदर ही है। मान लेते हैं कि ये ऑब्जर्वर है जो बस के अंदर ही है, ओके। इसको हम बोलते हैं इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बस, ओके। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऐसे भी बोलते हैं कि लेट अस अटैच फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू द बस। बस के साथ ही एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने अटैच कर दिया, ओके ना। तो आसान लैंग्वेज कि एक ऑब्जर्वर है जो बस के अंदर ही है, और वो इसे देखता है। अब देखो, जब ये बस एक्सेलरेट कर रही है तो ये जो मैन है जिसको मैंने फ्रेम माना है ये भी एक्सेलरेट करेगा। अब ये एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। अब ये जब इसे देखेगा तो इसको इस मैन पे रियल फोर्सेस के साथ में एक सूडो फोर्स भी दिखेगा। रियल फोर्सेस कौन से हैं? ये फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, mg, ये तो इसे भी दिखेंगे। लेकिन एक फोर्स एक्स्ट्रा होगा और वो होता है सूडो फोर्स। वो किस डायरेक्शन में होगा? तो वो होता है जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है ऑब्जर्वर, उससे उल्टी डायरेक्शन में। अभी किया था कि ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट को दे दो, ये ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं, तो इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इसे दे दो उल्टी डायरेक्शन में, और इसे इस मैन के मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये क्या बन गया? ये एक सूडो फोर्स बन गया। तो इसका मतलब कि इसे इसमें एक फोर्स ये भी दिखेगा, ma, ओके। एंड ही विल से दैट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द मैन फॉल्स बैकवर्ड। आप सोचो कि एक बॉडी है, उस पर नीचे वाली साइड में फोर्स आगे लग रहा है और बीच में कहीं पे फोर्स पीछे लग रहा है, तो आप सोचना कि क्या होगा अगर नीचे वाली साइड में फोर्स आगे कर दें और यहाँ पे फोर्स पीछे कर दें, तो द बॉडी विल रोटेट लाइक दिस एंड द मैन विल फॉल। तो मैन की जो बॉडी है ना वो ऐसे घूम जाती है एक्चुअली बिकॉज ऑफ दिस टू फोर्सेस, सो इट विल फॉल, है ना, द मैन विल फॉल। तो ये एक्सप्लेनेशन किसकी है? ये है इसकी नॉन इनर्शियल फ्रेम की, जो बस के अंदर से ही बैठ के इसे देख रहा है, ओके। ये नॉन इनर्शियल क्यों है? क्योंकि दिस मैन इज अटैच्ड टू द बस, व्हेन द बस विल एक्सेलरेट द मैन विल आल्सो एक्सेलरेट, सो ही इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये इसमें
जो रियल फोर्सेस हैं वो तो देखेगा ही, साथ में एक एक्स्ट्रा आएगा सूडो फोर्स। कैसे निकालेंगे? इसका एक्सेलरेशन इसे उल्टा दे दो, इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सूडो फोर्स आ गया। तो ये जो बैकवर्ड फोर्स आया इसके कारण ये गिरा, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होगी। ठीक है ना? इस तरीके से हमें इसको देखना है कि बाहर से देखते हैं तो नो सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स का हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते फिर बाहर से। इसीलिए जब भी तुम कोई आंसर देते हो तो सबसे पहले तुम्हारे को फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना चाहिए कि तुम कहाँ से देख रहे हो बॉडी को, उसके हिसाब से तुम्हारे को देखना होगा कि सूडो फोर्स लगाना है या नहीं लगाना। अगर बाहर से खड़े होकर देख रहे हो तो कोई सूडो फोर्स नहीं लगा सकते आप, क्योंकि तुम एक इनर्शियल फ्रेम हो। और अगर तुम सिस्टम में ही चले गए हो और तुम एक्सेलरेट कर रहे हो तो फिर सूडो फोर्स भी लो, तो रियल फोर्सेस के साथ सूडो फोर्स भी लो, और फिर आप देखो कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है। ओके, ध्यान रखना दो चीज़ों का, एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फिर उस फ्रेम से क्या दिखेगा। ओके, मान लो कि हम किसी ऐसे नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाएं जहाँ से हमें बॉडी रेस्ट पे दिख रही है, तो अगर हमारे को बॉडी रेस्ट पे दिख रही है तो हम फोर्सेस को बैलेंस ही करेंगे, हम कोई इक्वेशन नहीं बनाएंगे। और अगर हम किसी ऐसे फ्रेम में बैठे हैं जहाँ से हमारे को बॉडी में मोशन दिख रहा है, तो फिर हम नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे, राइट। तो इसका मतलब कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि तुम कहाँ से देख रहे हो, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ओके, क्या तुम्हारा जो फ्रेम है जहाँ से तुम देख रहे हो वो स्टेशनरी है, अगर स्टेशनरी है तो इनर्शियल हो गया, मूविंग यूनिफॉर्मली है तो भी इनर्शियल हो गया, और अगर तुम जहाँ से बैठकर देखना चाहते हो अगर वो एक्सेलरेटिंग है तो फिर वो नॉन इनर्शियल हो गया, तो फिर सूडो फोर्स लेना मत भूल जाना। और फिर ये देखना कि उस जगह पे बैठ के तुम्हें क्या दिखेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनेगी। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर हमें कोई बॉडी रेस्ट पे दिखती है तो हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो अगर हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ गए तो हमें रियल फोर्स के साथ एक सूडो फोर्स भी दिखा, और अगर हमारे को बॉडी रेस्ट पे दिख रही है वहाँ से नॉन इनर्शियल फ्रेम से तो हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, और अगर वो हमारे को एक्सेलरेटिंग दिख रही है तो फिर हम फोर्सेस को बैलेंस नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है जो पहले था, बस तुम्हें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि तुम कहाँ से उसे देख रहे हो, क्या सूडो फोर्स लेना है नहीं लेना, वहाँ से ऑब्जर्वेशन क्या होगी, वहाँ से हमें कैसा लगेगा, क्या बॉडी रेस्ट पे दिखेगी, क्या बॉडी एक्सेलरेट होते हुए दिखेगी, कैसी दिखेगी। तो ये हमारा मेन पॉइंट होता है एक्चुअली। ठीक है, तो अभी देखो हमने लिफ्ट वाले क्वेश्चन किए थे कि एक लिफ्ट में एक वेइंग मशीन पे एक आदमी खड़ा हुआ है और लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट करती है, नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करती है ना। अब एक बार उनको मैं दोबारा से ले रहा हूँ, ठीक, तो तुम्हारे को ये वाला टॉपिक और अच्छा समझ में आएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अब इसमें देयर वाज अ मैन इन द लिफ्ट, है ना, हु इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन। अच्छा, अब इसमें वेइंग मशीन की रीडिंग निकालनी थी हमें, और इसको निकालने के लिए मैंने ना दो रेफरेंस फ्रेम बनाए हैं। ओके, एक इनर्शियल, ए मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, और एक लिफ्ट के ही फ्रेम में। ठीक है, लिफ्ट के फ्रेम का मतलब कि देयर इज अ मैन इनसाइड द लिफ्ट एंड ही इज लुकिंग एट दिस मैन। ठीक, तो अब दो रेफरेंस फ्रेम है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी। पहले इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखें तो इनर्शियल फ्रेम को इस मैन पे रियल फोर्सेस दिखेंगे, और रियल फोर्सेस हैं एक mg और एक n। ठीक है, और इसकी ऑब्जर्वेशन ये होगी कि अलोंग विद द लिफ्ट दिस मैन इज मूविंग अपवर्ड। तो अगर इसके हिसाब से मैन ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब n ज़्यादा होगा mg से, तो ही विल से कि आई कैन सी एक्सेलरेशन इन द मैन एंड सो देयर मस्ट बी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मैन, और वो नेट फोर्स कितना होगा, सो दैट नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको एक्सेलरेशन कितना दिख रहा है, a, ठीक है ना, लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है, और नेट फोर्स कितना होगा, सो इट इज n माइनस एम जी, तो n माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से n आ जाएगा m g प्लस ए, है ना, एम जी को उधर लेके तो ये आ जाएगा। अब ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इस वाले फ्रेम की बात करते हैं जो लिफ्ट के अंदर ही है। ओके, या लिफ्ट का फ्रेम जिसे बोलते हैं हम। ओके, तो एक मैन को लिफ्ट के अंदर ही खड़ा कर दिया, अब ये इसको देख रहा है। अब ये कैसा फ्रेम है, ये नॉन इनर्शियल होगा। क्यों? क्योंकि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी एक्सेलरेट करेगी तो ये मैन भी एक्चुअली ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो नाउ ही इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसको जब ये इस ऑब्जेक्ट को देखेगा, इस मैन को देखेगा, तो इसको इस पे दो फोर्स तो ये दिखाई देंगे जो इसके रियल फोर्सेस थे, एक फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा और वो होगा सूडो फोर्स। और वो कैसे निकालते हैं, तो जिस डायरेक्शन में ये रेफरेंस फ्रेम चल रहा है, ये कहाँ जा रहा है, लिफ्ट के साथ ऊपर,
तो उससे उल्टा इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। ओके, कैसे निकालते हैं, ये एक्सेलरेशन इसको दे देते हैं और इसको इसके मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उल्टी डायरेक्शन में एक फोर्स और आ गया, सूडो फोर्स एम ए। तो ही कैन सी 3 फोर्सेस ऑन दिस मैन। ओके, 2 रियल फोर्स हैं और एक सूडो फोर्स है। अच्छा, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, क्योंकि जो भी हमारी इक्वेशन ऑब्जर्वेशन से बनती है, तो क्या इसको इस मैन में कोई मोशन दिखाई देगा, तो नहीं, क्योंकि ये भी लिफ्ट के अंदर है और ये मैन भी लिफ्ट के अंदर है। या ऐसा बोल दो कि दिस मैन इज नॉट मूविंग विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना, इसके रिलेटिव वेलोसिटी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो जीरो होगी। तो इस मैन को जब ये मैन देखेगा तो ही विल से दैट दिस मैन इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ दीज 3 फोर्सेस। तो अगर इसको इस मैन में कोई मोशन नहीं दिख रहा, रेस्ट पे दिख रहा है, तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि इस मैन के ऊपर अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस मैन इज एट रेस्ट, देयरफॉर दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ओके ना, ये इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि इसको इसमें कोई मोशन नहीं दिख रहा, तो ये बोलेगा कि अगर कोई मोशन नहीं है इसका मतलब इसमें फोर्सेस बैलेंस है। नाउ व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स n एंड व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स, सो इट इज mg प्लस ma। तो ये आ जाएगा n इज इक्वल टू mg प्लस a। देखो आंसर तो सेम ही आ गया, है ना, आंसर इज सेम, n इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, आंसर इज सेम, लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग थी। इसने क्या किया था, इसने नेट फोर्स की इक्वेशन बनाई थी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसने क्या किया, इसने फोर्सेस को बैलेंस किया था, राइट, क्योंकि इसकी ऑब्जर्वेशन अलग है, इसकी ऑब्जर्वेशन अलग है, दोनों की ऑब्जर्वेशन अलग है, तो इसलिए दोनों अपने अपने हिसाब से इक्वेशंस बना रहे हैं। आंसर एक ही आएगा, क्योंकि वेइंग मशीन की रीडिंग तो एक ही होगी ना, तो इसलिए आंसर एक ही आएगा। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये नीचे जा रही होती, लिफ्ट अगर नीचे जा रही है, एक्सेलरेशन इज दिस, अब इसके हिसाब से सोचते हैं, तो अब ये क्या दिखेगा, इसको n दिखेगा और mg दिखेगा, है ना, ये तो सूडो था ना, तो ये से नहीं दिखता। ठीक है, तो mg दिख रहा है और n दिख रहा है, तो इसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। अगर ये नीचे जा रही है तो अब इसको लग रहा है कि मैन नीचे जा रहा है, इसका मतलब नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो फिर mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये उल्टा हो जाएगा। सो दिस विल बिकम mg माइनस n। ठीक है ना, अब यहाँ से n निकालेंगे तो आ जाएगा mg माइनस ma, तो अब ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब ये क्या देखेगा, तो अब ये जो फ्रेम है ये खुद लिफ्ट के साथ नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसके हिसाब से अब सूडो फोर्स ऊपर आ जाएगा, ऊपर की तरफ ma। अब क्या इसको इस मैन में कोई मोशन दिखेगा, तो नहीं, क्योंकि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो ये मैन रेस्ट पे ही रहेगा, तो ही विल से दैट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो नाउ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसके हिसाब से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी n प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी, है ना, तो n प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। इसका मतलब व्हाट इज एम एन, सो इट इज एम जी माइनस ए। तो देखो इक्वेशन तो सेम बन गई दोनों केसेस में, है ना, तो लेकिन एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है एक्चुअली, है ना, एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस। इसमें इनर्शियल फ्रेम में एक्सप्लेनेशन जो है वो विदाउट सूडो फोर्स है और वहाँ से विद सूडो फोर्स है। इसकी ऑब्जर्वेशन है बाहर से कि भी ये मैन चल रहा है, और उसकी ऑब्जर्वेशन है अंदर से कि मैन रेस्ट पे है, तो वो क्या कर रहा है, वो फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर रहा है। तो इस तरीके से जब तुम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज करोगे तो आंसर तो एक ही होगा, लेकिन तुम्हारी एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन भी देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब एक ये केस देखते हैं। इसमें एक ट्रॉली है और ट्रॉली के अंदर एक सिंपल पेंडुलम हैंग किया हुआ है। ठीक है, अब इस ट्रॉली को हम एक्सेलरेट कराते हैं आगे की तरफ इस डायरेक्शन में, तो ये पेंडुलम कहाँ जाएगा, तो एक्चुअली अब इसको देखो फिर से हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम से भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी। ठीक है, हमारे को ये भी निकालना है कि ये जो पेंडुलम है ये कितने एंगल पे रेस्ट पे आएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जब ये आगे की तरफ जाएगी। ओके ना, अगर जैसे ये हमारा पेन है और मैंने इसको एक तरह का पेंडुलम मान लो और इसको मैंने ऐसे हैंग किया हुआ है। ठीक है, अब मैं इस अपने हाथ को आगे ले जाता हूँ तेजी से, तो अब देखना कि पीछे की तरफ जाएगा, है ना, ये देखो, तो ये कहाँ चला जाता है, पीछे की साइड में। ओके, यू कैन सी कहाँ जाता है, ये बैक साइड में, है ना, इधर जा रहे हैं। अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो ये इधर की तरफ आ रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में
हम अपने हैंड को मूव कराएंगे उससे उल्टी डायरेक्शन में ये जाएगा। अच्छा, जब तक मेरा हाथ चलता रहेगा तो ये इसी पोजीशन पे ही रहेगा, और जब मेरा हाथ रुक जाएगा तो फिर ये सीधा हो जाएगा। ओके, तो अगर ये ट्रॉली कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेट कर रही है तो ये पेंडुलम कॉन्टिन्यूसली इस पोजीशन पे रेस्ट पे रहेगा। ओके, अब ये थीटा मेरे को कैलकुलेट करना है कि ये कितना होगा। अब ये पोजीशन नहीं आएगी, अब ये पोजीशन आएगी। सो व्हाट इज दिस एंगल थीटा, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। ओके, अब हमारे पास फिर से दो तरीके हैं, या तो इनर्शियल फ्रेम में पहुंच जाओ या फिर नॉन इनर्शियल में। तो लेट अस सी द इनर्शियल फ्रेम फर्स्ट। ठीक है, एक मैन है जो कि यहाँ पे खड़ा है और ही इज लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट। ओके, और उसके हिसाब से इसमें मोशन दिखेगा। जब ट्रॉली आगे जाएगी तो उसको पेंडुलम आगे की तरफ जाते हुए दिखेगा। ठीक, तो ये एक इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम को सिर्फ क्या दिखता है, एक्चुअल फोर्सेस। तो इस पेंडुलम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक तो टेंशन लग रही है T और एक mg लग रहा है, ये फोर्सेस हैं। ठीक, ये फोर्सेस हैं जो इसके ऊपर लग रहे हैं। अब इसके हिसाब से ये जो पेंडुलम है वो इसी पोजीशन पर रहेगा, लेकिन ये आगे जा रहा होगा। ओके ना, लाइक दिस, इट्स मूविंग लाइक दिस विद द ट्रॉली। तो इसको इस बॉब में एक हॉरिजॉन्टल मोशन दिख रहा है एक्चुअली। ओके, वर्टिकल मोशन नहीं दिख रहा, हॉरिजॉन्टल मोशन दिख रहा है। ओके, ट्रॉली के साथ साथ। तो ही विल ट्राई टू फाइंड द फोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ओके, तो ये क्या करेगा एक्चुअली, इसको ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना बस, कि इसको फ्रेम को या इस मैन को क्या दिखेगा। तो इसको दिखेगा कि भी जो ट्रॉली जो पेंडुलम है वो इस पोजीशन पे और ये ऐसे चल रहा है आगे की तरफ। इसका मतलब कि इसको इसमें क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन। ठीक है ना, वर्टिकल मोशन नहीं दिख रहा, ऐसे नहीं चलते हुए दिखेगा। इसका मतलब अगर वर्टिकल मोशन नहीं दिख रहा तो वो वर्टिकल वाले फोर्सेस को बैलेंस करेगा, और इस डायरेक्शन में मोशन दिख रहा है एक्स एक्सिस में, तो ही विल अप्लाई द नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि कैसे करेगा ये। तो ही विल ट्राई टू फाइंड द फोर्सेस अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब देखो टी के कंपोनेंट निकालते हैं, एक इधर और एक इधर। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये थीटा होगा, तो ये बन जाएगा टी कॉस थीटा, और एक बन जाएगा टी साइन थीटा। ठीक, अब इसको क्या वर्टिकल में कोई मोशन दिख रहा है, तो नहीं, तो इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो इसके हिसाब से जो टी कॉस थीटा है वो हो जाएगा mg के बराबर। ठीक है ना, और एक्स एक्सिस में मोशन दिख रहा है तो अलोंग एक्स एक्सिस यू विल से नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F is equal to ma। Now what is the force acting along x axis जो कि एक्सेलरेशन दे रहा है, तो ये t sin थीटा है, क्योंकि और कोई फोर्स ही नहीं है, तो t sin थीटा होगा। सो दिस मीन्स t sin थीटा इज इक्वल टू ma। तो ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, पहली इक्वेशन इसने फोर्सेस को बैलेंस करके निकाली है क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं दिख रहा। दूसरी इक्वेशन इसने यहाँ से निकाली है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इनर्शियल फ्रेम है, कोई सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, सेकंड को फर्स्ट से। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो जब आप इन्हें डिवाइड करोगे तो ये टी और टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड 2 बाय 1। तो this upon this sin theta upon cos theta is tan theta and that is equal to this and this। okay, तो m cancel, तो a by g। तो ये इसका आंसर आ गया जो इस मैन ने निकाला है इन दो इक्वेशन से। ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम का एक्सप्लेनेशन था ये। अब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में पहुंचते हैं। एक मैन को ट्रॉली के अंदर ही खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो नाउ देयर इज अ मैन इन दी ट्रॉली, मतलब कि अब कैसे बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कि वी आर नाउ इन दी फ्रेम अटैच टू दी ट्रॉली। ठीक है ना, तो एक फ्रेम हमने ट्रॉली के साथ ही अटैच कर दिया, तो ट्रॉली के अंदर ही बैठा हुआ मान लो। तो अब ये जो मैन है ये कैसा है फ्रेम, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों है ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये एक्सेलरेट करेगा ट्रॉली के साथ। ओके, अब क्योंकि एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम को रियल फोर्सेस के साथ एक फोर्स और दिखता है, सूडो फोर्स। तो अब ये रियल फोर्सेस है, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ये तो सब रियल है। एक एक्स्ट्रा लगा दो सूडो फोर्स। कैसे लगाएंगे, जिधर ये जा रहा है उससे उल्टा, ये कहाँ जा रहा है इधर, तो इससे उल्टा उल्टा इधर। ठीक है ना, और इसको इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो। मास किसका लेना है, बॉडी का, क्योंकि बॉडी पे लग रहा है सूडो फोर्स, मैन पे नहीं, कोई मैन का ले लो इस पे।
ओके, एक्सेलरेशन इसका लेना है उल्टा, और मास बॉडी का लेना है जिस पर सूडो फोर्स लगा रहे हो, तो ये आ गया हमें। ठीक है, अब इसने ये सारे फोर्सेस बना दिए। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, क्या इसको ये पेंडुलम ऐसे एक्स एक्सिस में चलते हुए दिखेगा? भाई बाहर से तो हमें दिख रहा था कि ट्रॉली के अंदर एक पेंडुलम है, ट्रॉली चल रही है तो ये पेंडुलम भी चल रहा है, लेकिन क्या इसको दिखेगा? तो नहीं, क्योंकि पेंडुलम भी ट्रॉली के अंदर है, ये भी ट्रॉली के अंदर है, तो अकॉर्डिंग टू हिम दिस पेंडुलम विल बी एट रेस्ट। उसको ये पेंडुलम एक पोजिशन पे दिखेगा बस, ठीक है ना, ही कैन नॉट सी दिस मोशन ऑफ द पेंडुलम। ठीक, तो अगर इसको इसमें कोई मोशन नहीं दिखेगा, इसका मतलब कि ही विल से दैट ऑल द फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो इसके हिसाब से ये फोर्सेस बैलेंस होंगे। इसका मतलब ही विल से दैट दिस फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, सो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो अगर आप देखो तो ये दो इक्वेशन वही हैं जो यहाँ पे बनी थी, मतलब अल्टीमेटली इक्वेशन तो ये सेम बना रहा है ना, लेकिन एक्सप्लेनेशन अलग है, राइट। इसने क्या किया था, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि ही कुड सी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, बट दिस पर्सन कैन नॉट सी मोशन, ओके, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में ये पेंडुलम रेस्ट पे, क्योंकि ये भी ट्रॉली के अंदर है, ये भी ट्रॉली के अंदर है। ठीक, अब इन दोनों को डिवाइड करो, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर फिर सेम आ जाएगा। इसका मतलब आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशंस अलग अलग हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन कि तुम कहाँ से उसे देख रहे हो, ठीक है ना। तो अब एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें कि फ्रिक्शन वगैरह भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि फ्रिक्शन में भी इसके सूडो फोर्स वहाँ पे भी चल सकता है। ठीक है, तो अब एक दो क्वेश्चन अब खाली नॉन इनर्शियल फ्रेम से करके देख लेते हैं, चलो ठीक है। तो लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन।